प्यारे बच्चों, आज मैं लक्ष्मी नारायण पॉल, उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ और जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत मॉडल प्रश्न पत्र के सेट 1 का सेक्शन सी, जिस प्रश्न संख्या 39 से 46 तक है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करूंगा और आशा करूंगा कि आप सब अच्छे से इसको ध्यान देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 39। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ लाल क्यों प्रतीत होता है? ऐसा हमें क्यों दिखाई देता है? जब हम देखते हैं कि सूर्योदय हो या सूर्यास्त का समय, दोनों ही स्थिति में सूर्य का जो रंग है वो बिल्कुल लालिमा एकदम लाल हो जाता है। उत्तर में देखेंगे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है एवं इस समय सूर्य से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है, जिसमें कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश किरणें जैसे नीला एवं बैंगनी आदि का वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण प्रकीर्णन हो जाता है एवं अधिक तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण लाल हमारे नेत्र तक पहुंचती है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें धूल कण है, जल वाष्प है, बहुत अन्य गैसों का मिश्रण है, जिसकी वजह से जो कम तरंग दैर्घ्य वाले जो भी प्रकाश हैं उनका सबसे अधिक क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है या फैल जाते हैं। और जो अधिक तरंग दैर्घ्य वाली किरण प्रकाश है जैसे लाल, यह इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है और यह सीधे हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। इसलिए हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है वो बिल्कुल लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रकाशिक बिंदु स्रोत के रखा गया है। प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। हम लोग देखते हैं दर्पण का सूत्र जो है वो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, u जो है बिंब की दूरी है और f जो है वो फोकस दूरी है। क्योंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका हो गया -20 सेंटीमीटर और जो बिंब की जो दूरी होगी वो -30 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है v, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो दर्पण के सूत्र के हिसाब से 1/v बटे 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। यहाँ पर हम फोकस दूरी -20 को लिखेंगे और प्रतिबिंब बिंब की जो दूरी होगी -30 सेंटीमीटर उसको भी लिखेंगे। अब हम दोनों में ही कंडीशन में यहाँ पे क्या लेंगे? इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एलसीएम जो प्राप्त होगा वो कितना होगा? 5 to 10, 10 to 20 और 20 3 60, यानी हमको जो एलसीएम मिलेगा वो कितना होगा? 60। अब जब हम 60 को 20 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आएगा और 30 को जब 60 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी -3 + 2। इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आएगा -1/60। तो हमारा जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो होगी -60 सेंटीमीटर, जो ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब के दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिल्कुल वास्तविक और उल्टा होगा। इस प्रकार 40 नंबर का प्रश्न भी हम देखेंगे न्यूमेरिकल किस तरह बन जाता है। अगला प्रश्न है 41। कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के प्रकाशिक केंद्र यानी O, जो लेंस होता है उसका बिल्कुल केंद्र बिंदु होता है, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच रखी हुई है। इससे बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसा है?
तो 41 नंबर का देखेंगे, कहता है कि कोई भी प्रश्न में बताया गया कि कोई भी वस्तु है वो अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी यहाँ पे और किसके बीच में रखा गया है, अनंत के बीच में रखा गया है, अनंत के बीच में रखा गया है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी यहाँ पर है, बीच में बनेगा। फोकस दूरी और अवतल दर्पण के अवतल लेंस का फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। और यह जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा, काल्पनिक होगा और बिल्कुल सीधा होगा। इस तरह हम किरण आरेख देख सकते हैं कि कैसे करके बनाया गया है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्न समीकरणों को संतुलित करें। यहाँ पर हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण में जो बाएं तरफ होता है, तीर के ठीक बाएं तरफ, उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो दाहिने तरफ दिया हुआ है उत्पाद दिया हुआ है। तो बाएं तरफ जो परमाणु की संख्या है उतनी परमाणु की संख्या उत्पाद में भी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे करके इसको बनाएंगे। यहाँ पे समीकरण में थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये नहीं आएगा। आयरन को यदि जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। अब हम देखते हैं कि बाएं तरफ आयरन में परमाणु की संख्या 1 है और दाहिनी तरफ परमाणु की संख्या 3 है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर आयरन में हम लोग कितना, आयरन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे भी 3 लगाएंगे। 3 लगाएंगे तो बाएं तरफ परमाणु की संख्या 3 हो गई और दाहिने तरफ परमाणु की संख्या भी 3 हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 1 है और ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में जो है 4 है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी 4 लगाएंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे बाएं तरफ ऑक्सीजन की संख्या भी 4 हो गई और दाहिने तरफ ऑक्सीजन की संख्या भी 4 हो गई। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे 4 लगाते हैं तो हाइड्रोजन की जो संख्या होगी 4 दूने 8 हो जाएगी अभिकारक में। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 2, तो यहाँ पे भी हम कितना लगा देंगे, 4। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों में बाईं तरफ जितनी परमाणु की संख्या, दाहिनी तरफ उतनी ही परमाणु की संख्या हो गई। इस प्रकार इसको हम संतुलित कर लिए। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को यदि जल के साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो एक ठोस सल्फर बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, एक ठोस सल्फर बनता है और जल बनता है। अब इसको हमको संतुलित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या बाईं तरफ परमाणु की संख्या 2 है और तीर के दाहिनी तरफ उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 दिया हुआ है। यहाँ पे सल्फर है 2, 1 है बाईं तरफ अभिकारक में, दाहिनी तरफ 1 है। ऑक्सीजन की संख्या जो बाईं तरफ अभिकारक में है वो 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम संतुलित करने के लिए यहाँ पे कितना लगाएंगे, 2। इसी प्रकार यहाँ पे 2 लगाया गया है। जब 2 लगाएंगे तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन की संख्या मेरा बाएं तरफ 2 हो गया, दाहिनी तरफ भी 2 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या जो उत्पाद में है वो 4 हो जाएगी और बाएं तरफ 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम कितना लगाएंगे, बाएं तरफ अभिकारक में हाइड्रोजन सल्फाइड में पर 2 लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी हो गई 2। अब यहाँ पर 2 लगाने के बाद हमारा सल्फर का जो परमाणु की संख्या वो 2 हो जाएगी और दाहिनी तरफ परमाणु की संख्या 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जल के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल और ठोस सल्फर देता है। और इसको संतुलित कैसे कर लिए। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मैंगनीज ऑक्साइड को यदि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाएगा तो मैंगनीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन बनता है। अब यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड, ऑक्सीजन परमाणु, मैंगनीज की संख्या बाईं तरफ अभिकारक में 1 है, दाहिनी तरफ 1 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या मैंगनीज ऑक्साइड में 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो परमाणु की संख्या हमारा बाईं तरफ ऑक्सीजन का भी 2 हो गया और दाहिनी तरफ ऑक्सीजन में भी 2 हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगी और बाएं तरफ 1 है। तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना है, 4 लगाएंगे। 4 लगाएंगे तो अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों तरफ बराबर हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भी हमारा समीकरण संतुलित हो गया। मैंगनीज परमाणु की संख्या बाईं तरफ 1 है, दाहिनी तरफ 1 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बाईं तरफ 2 है, दाहिनी तरफ 2 है। हाइड्रोजन की संख्या 4 है
हाइड्रोजन की संख्या दाहिने तरफ, उत्पाद में 4 है। क्लोरीन की संख्या 4 है, क्लोरीन 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 हो गया। इसी प्रकार इसको हम संतुलित करेंगे। अगला प्रश्न है 43 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है? इसके दो उपयोग बताएं। जिप्सम, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब हम इसको 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रेट देगा और 1.5 H2O देगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जिप्सम को 373 पे गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अब हम लोग देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी दुर्घटना में किसी कारणवश यदि हमारा कहीं पे हड्डी टूट जाता है या चोटिल हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए उनको सही स्थान पर ठीक करके और उनके चारों तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैंडेज की सहायता से लेप लगा देते हैं ताकि वो हड्डी हिले नहीं, उनको उसी स्थान में स्थिर रखेंगे। और जब लंबे समय तक रहेगा तब वो हड्डियां जुड़ जाएंगे, ठीक हो जाएगा महीने 1.5 महीने तक। उसके बाद दूसरा है खिलौना बनाने के लिए। उसके अलावा भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं दीवार को चिकना करने के लिए भी। अगला प्रश्न है 44 नंबर, रक्त क्या है? रक्त के दो कार्य लिखें। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं संयोजी उत्तक। और ये किसमें पाया जाता है? तो बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जो जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, और उन्हीं जीवों में तरल संयोजी उत्तक रक्त यानी रुधिर पाया जाता है। रक्त कई प्रकार के घटकों द्वारा, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु आदि से बना होता है। प्लाज्मा आरबीसी है लाल रक्त कणिकाएं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो रोगों से लड़ने में मदद करता है, और पट्टिकाणु को प्लेटलेट कहते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि रुधिर में अलग अलग प्रकार के घटकों से बना होता है। अब इसके कार्य को देखते हैं। रक्त के कार्य, पहला नंबर पे है रक्त ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के आवश्यक गैसें, एक हमको जो जरूरी होता है ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, उसको लेते हैं सांस में अंदर में फेफड़े के द्वारा, उसको रुधिर ले जाता है और शरीर में जब उसका कोशिकाओं द्वारा कार्य उसको प्रयोग में लाया जाता है तो एक अन्य गैस बनता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड का वहन रुधिर करता है और वो फेफड़े के द्वारा हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। यानी गैसों का परिवहन कौन करता है? यहाँ पे तरल संयोजित तक रुधिर करता है। इसके साथ ही साथ पोषक पदार्थों का भी परिवहन। पोषक पदार्थ, हम जो भी आहार लेते हैं वो भोजन हमारे शरीर में पचता है पेट में, और रुधिर उसको अपने अमाशय में उंगली जैसी संरचनाएं होती है जिनको दीर्घ कहते हैं, उनकी सहायता से पचे भोजन का वहन वो अंदर कोशिकाओं रुधिर में ले जाता है अवशोषण करके, और वहां से वो पोषक पदार्थ जो होता है कोशिकाओं में परिवहन के द्वारा चला जाता है, शरीर उसका उपयोग करता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा देने का कार्य भी रुधिर करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि रुधिर का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा कार्य है हमारे शरीर के अंदर में। अगला प्रश्न है 45 नंबर, ओजोन क्या है? यह परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? ओजोन का जो सूत्र होता है वो है O3, और यह एक विषैला गैस है। 3 प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है, 3 प्रकार का परमाणु। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन एक अणु है, O2 उसको कहते हैं। जब उसमें परावैंगनी किरणें पड़ेंगी तो वो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में टूट जाएगा, और ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिल करके क्या बना देता है? O3 बनाता है, जिसको कहते हैं ओजोन। इस प्रकार हम देखेंगे कि ओजोन का निर्माण कैसे करके होता है। परितंत्र पर इसका प्रभाव क्या है? तो पहला संख्या में है ओजोन सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी तक आने से रोकती है, अतः ओजोन पृथ्वी को कंबल की तरह ढकी हुई एवं पृथ्वी के पारितंत्र की सुरक्षा करती है। स्पष्ट है कि हमारा वायुमंडल के
ऊपर एक ओजोन परत है जो एक ब्लैंकेट की तरह कार्य करता है, कंबल की तरह कार्य करता है और सूर्य से जो भी परावैंगनी किरणें हैं उनको वो वहीं पर रोक देती है, धरती पर उसको आने नहीं देती है और वहीं पर अवशोषित कर लेती है। तो हमारा सुरक्षा एक प्रकार से वह ओजोन परत कर रही है। दूसरा है परावैंगनी किरण सजीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसके पृथ्वी पर पहुंचने से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और भयानक बीमारियां होती हैं। स्पष्ट हम लोग समझ सकते हैं कि परावैंगनी किरण जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। यदि किसी तरह से ओजोन परत क्षय हो जाता है, ओजोन होल हो जाएगा, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को ओजोन नहीं रोक पाएगा, ओजोन परत, और वह यदि हमारे यहाँ पर पहुंच जाता है ओजोन परत तो हमको त्वचा कैंसर हो जाएगा, आंखों में मोतियाबिंद की जैसी बीमारियां हो जाएगी, यानी हम बहुत ही घातक प्रभाव से शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा भी यह पौधों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर उत्पादन कम कर देता है। यानी ओजोन परत नहीं होने से परावैंगनी किरणें हमारे शरीर धरती पर बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, अग्नाशय को अंतस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि दोनों कहते हैं क्यों? उत्तर में देखेंगे अग्नाशय को बहिस्रावी एवं अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह बहिस्रावी के रूप में एंजाइम ट्रिप्सिन स्रावित करता है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाता है, जबकि अंतस्रावी के रूप में इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं जो रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा को कम करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज दिया हुआ है, अग्नाशय जो ठीक अमाशय के हमारा नीचे पाया जाता है और इससे दो प्रकार की चीजें स्रावित होती है। एक को एंजाइम कहते हैं, एंजाइम में खास करके ये ट्रिप्सिन उत्पादित करता है और उसका स्रवण करता है, ट्रिप्सिन। और दूसरा है एक हार्मोन है, हार्मोन में जैसे इंसुलिन। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है और ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। यहां पर ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करता है। और इंसुलिन क्या करता है? हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यानी यहाँ पे दो कार्य कर रहा है अग्नाशय। एक ग्रंथि है अग्नाशय जो दो प्रकार का कार्य करता है, एंजाइम के साथ साथ वो हार्मोन का भी स्रवण करता है, इसलिए हम इसको दोनों ही प्रकार का ग्रंथि कहेंगे, बहिस्रावी और अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं।